हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। तो बच्चों, जैसे आप लोग की रिक्वायरमेंट थी कि सर मॉडल पेपर को सॉल्व कराइए, तो आज के सेशन में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान देंगे, हम लोग जो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे वो राजीव प्रकाशन का है। ये वाला कुछ दिखा दूँ आपको, इस वाले का हम लोग आंसर पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसका पेज नंबर अगर आप में इसमें तो पेज नंबर 8 है। 8 से हम लोग पहले ये जान लेंगे बच्चों, जैसे साइंस का सब्जेक्ट में पहले होता था ऐसा नहीं, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अभी जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल आते हैं, कह सकते हैं उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप किसी एक पे आपको टिक करना होता है, उसका एक कोई आंसर होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसा है क्या है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड का जो पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है बच्चों 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है या 3 ओम कह सकते हैं, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है इसमें। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग ये फार्मूला याद ज़रूर से कर लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। V = IR। ठीक है बच्चों, V = IR, जहाँ V होता है वोल्ट या वोल्टेज, V होता है वोल्ट, यहाँ पे I होता है करंट, और R होता है बच्चों रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों होते हैं। इसी फार्मूले को रखेंगे तुरंत आपका सवाल जो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कहा है 1.5 वोल्ट, तो V का मान आपको दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। अगला है लिखा है आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो R का मान आपको दिया है, R का मान आपको दिया है 3 ओम। ठीक, और इससे आपसे पूछ रहा है कि इसका जो धारा होगा यानी करंट का अधिकतम मान क्या होगा। वही आपसे करंट पूछा है, I का मान पूछा है, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना था, इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर देना था और आपका सवाल चुटकियों में लग जाएगा। ठीक है, कैसे, चलिए करके देखते हैं। V = IR। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें आपको आना चाहिए। ठीक है, R को हम छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, छोटा ही लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ आपको V की अगर जैसे देखा जाए तो हमें I निकालना है, तो I को हम लोग साइड में कर लेते हैं। I = इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, V = R, और यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। V की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1.5, और R की जो वैल्यू दी गई है वो 3 दी गई है। तो इसमें डेसिमल लगा है बच्चों, इसको भाग कर लेंगे आप लोग, भाग करेंगे। ठीक है, भाग तो छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका जो मान होता है करंट का वो एम्पियर में आता है। ठीक है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल जो है वो लग गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इसमें। अगला सवाल तब तक आप पढ़ेंगे अगर आपके पास आंसर है। जो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है बच्चों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक है, वो कह रहा है 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता को बच्चों हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से बताते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, ये भी सिंपल सा सवाल है, छोटे छोटे फार्मूले आपको बस पुट करने हैं, उसका मान लेंस की क्षमता। ठीक है बच्चों, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
लेंस की क्षमता, यहाँ केवल ये वर्ड दिया है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो P होता है बच्चों, पावर, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर होता है बच्चों 1/f, यानी फोकस दूरी, और वो भी मीटर में आपको रखना है, ठीक है। तो मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ, तो आपको कोई चेंज ही नहीं करनी है, बस इसी के वैल्यू पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 फोकस दूरी कितना है 5 मीटर, 5 यहाँ पे रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी सिंपल सा भाग करना है, भाग तो आपको आता होगा, ठीक। 0.10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 0.2, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर 0.2 आ जाएगा। और जो बच्चों लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, इसके जो यूनिट होते हैं वो डायोप्टर को D से लिखते हैं, ठीक है। ये डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये कभी कभी आपसे यूनिट पूछ ली जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे यूनिट पूछ ली जाती है कि लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो डायोप्टर, या करंट का जैसे मान पूछ लिया जाता है, करंट का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो मात्रक, एक काम करेंगे, जितने भी मात्रक होते हैं या इसमें जो अंश साल में दिए होंगे, मात्रक आप जरूर याद करके जाएंगे। मात्रक से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, क्या पता इस साल भी पूछा जाए, तो एक बार आप जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया है आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो कुछ वोल्ट का है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, आप नोट भी करते चलेंगे, जो आपके ज़रूरत के लायक होगी, जो आपको इजी लग रहा होगा उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और और 100 मिली एम्पियर, एम से मिली होता है बच्चों, मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो ये शक्ति पूछ रहा है, यानी पावर पूछ रहा है, ठीक है। शक्ति इंग्लिश में पावर होता है। तो P का मान पूछ रहा है बच्चों, और आपको दिया क्या है, इसमें आपको दिया है वोल्ट, यानी V का मान दिया है, ठीक है। कितना दिया है, V का मान जो दिया है 0.75 वोल्ट, और इसमें अगला दिया है बच्चों I का मान, ठीक है। I का मान दिया है 100 मिली एम्पियर, ठीक है, 100 मिली एम्पियर, ठीक है। और आपसे ये पूछा है, तो इसको हम, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूले हैं, याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। V = VI होता है, ठीक है, सॉरी P = VI होता है। इस पर पुट कर देंगे, आंसर लग जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत यहाँ पे ये लग रही होगी कि ये तो एम्पियर में रखना होता है, लेकिन ये तो मिली एम्पियर में दिया है, ठीक है। तो आप छोटी सी यूनिट अगर चाहें तो याद रख सकते हैं। मिली एम्पियर को हम लोग कहते हैं 1 मिली एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। 10⁻³ एम्पियर होता है। ये आप अगर नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ईजिली लग जाएगा आपका सवाल, ठीक है। तो V का मान रखते हैं फटाक से 0.75, ठीक है, और इंटू करते हैं I का मान रखते हैं 100, तो 100 आपने रख दिया, मिली एम्पियर है तो क्या कर देंगे 10⁻³ ठीक है। अब देखेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपको दशमलव का गुणा भाग आता होगा तो आपको पता होगा कि जब 100 से 10 से या 1000 से अगर हम गुणा करते हैं, जो दशमलव अंक होता है वो इधर जाता है, ठीक है। तो 2 0 लगे हैं तो 2 दशमलव अंक इधर चले जाएंगे यानी ये कुछ हो जाएगा बच्चों 75, ठीक है। 0 आगे बचेगा तो उसका कोई मान होता नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम। बाकी ये बचा हमारा 10⁻³ ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर इस तरीके से आंसर आपका दिया होगा तब तो टिक कर देंगे। अगर नहीं दिया होगा तो हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा आंसर नहीं दिया, ये मिली वाट में दिया है बच्चों। जो इसकी यूनिट होती है पावर की वाट में होती है, ठीक है। तो अगर मिली आप जानते हैं, मिली का मतलब सिंपल से समझेंगे, मिली जो होता है, ठीक है, 10⁻³ होता है, ठीक है। तो ये मिली लगाना हमें यहाँ, तो ये सिंपल सा हो जाएगा 75 मिली, ठीक है। इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे हम मिली लगा देंगे और वाट लगा देंगे, ठीक है। मतलब वाट लगा देंगे, किसी की वाट नहीं लगाएंगे, ठीक है, सवाल में वाट लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके लायक कुछ ज़रूरत वाली पॉइंट इसमें है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए फटाफट से हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा बच्चों, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, ये तो कह सकते हैं कि बहुत इजी सवाल है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का चाल आपको पता है, जल्दी से बताइए। अच्छा हाँ, अगर आपको पता है तो नीचे जाके कमेंट जरूर करिएगा मेरे लिखने से पहले, ठीक है, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, लिख के आ गए हो, जाओ लिख के आओ पहले। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, ये C सिंबल होता है प्रकाश की चाल, इंग्लिश में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश की चाल होती है। तो पूछा है किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, जो निर्वात होता है, ठीक है, इंग्लिश में वैक्यूम कह सकते हैं, उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। जो वैक्यूम होता है हमें अंतरिक्ष में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ एयर नहीं प्रेजेंट होता है। जहाँ एयर यानी हवा, ठीक है, नहीं होता है, उस जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जहाँ पे हवा का नामो निशान ना हो, ठीक है, उस स्थान को हम लोग वैक्यूम कहेंगे। ठीक है, या जैसे आप लोग देख रहे होंगे हमारे दैनिक जीवन में, जैसे जो बॉटल वगैरह होती थर्मस वाली, ठीक है, तो वो वैक्यूम करके आती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं, जैसे मिल्टन वगैरह की जो बॉटल्स आती हैं उनमें 2 लेयर्स होती हैं एल्युमिनियम की, और उसके बीच जो एयर को निकाल देते हैं वो लोग। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो चाय, जैसे आपने उसमें चाय रख दिया तो चाय की जो गर्मी होती है, हीट जो होती है, वो बाहर नहीं आने पाती है, क्योंकि हीट को बाहर निकलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, हवा, पानी और कोई भी चीज़, पर वहाँ कुछ नहीं होता है। इसकी वजह से जो आपका चाय होता है ज़्यादा समय तक उसमें गर्म रहता है। ठीक है, मेन वैक्यूम का रीज़न यही होता है। ठीक है, तो ये था कुछ, तो इसमें टिक सिंपल सा करना है निर्वात में, या इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण बच्चों वो होता है जैसे हम लोग चेहरा देखने वाला जो हमारा दर्पण होता है उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद कर लेंगे अनंत होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, मतलब पूछा है काला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो आपको जो आकाश है वो काला दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी, अंतरिक्ष काला दिखाई देगा, या आकाश जो भी कह लीजिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी है यहाँ पे वायुमंडल है। ठीक है, और वायुमंडल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे, मतलब हवा प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे कण हैं। तो वो क्या होता है, जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुँचती है तो उसकी जो किरणें हैं कणों से टकरा करके बिखर जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बिखरती है वो बैगनी कलर होती है। ठीक है, लाल सबसे कम बिखरती है। ठीक है, नीला और बैगनी सबसे ज़्यादा बिखरते हैं। इसकी वजह से आपको आसमान का कलर नीला दिखाई देता है, लेकिन जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पे हवा होता ही नहीं है, तो इसलिए जो कलर्स होते हैं बिखरते ही नहीं हैं। ठीक है, और अगर आप पृथ्वी से बाहर गए जो अंतरिक्ष आपको दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा, तो इसका आंसर जो है काला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, जैसे हमने एक पॉइंट पहले पढ़ा कि मिली, ठीक है, मिली 1 मिली बराबर होता है 10⁻⁻3। ठीक है, और 1 माइक्रो का सिंबल बच्चों ये होता है। ठीक है, म्यू या माइक्रो इसको बोलते हैं, 10⁻⁻6 होता है, याद करने वाली वैल्यू होती है, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका सेकंड सही हो जाएगा 7वां का। अब आते हैं बच्चों उपखंड गा में। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इसमें आते हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं बच्चों। जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इसमें लिखा है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। ठीक है, तो कल मैंने एक लेक्चर डाला था, इससे पहले वाला जो लेक्चर है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अल्कोहल कौन सा होता है, एल्डिहाइड कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, कीटोन कौन सा होता है, ईथर कौन सा होता है। तो अगर वहाँ से आप देख के आए होंगे, ठीक है, तो इसको ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे लिखा है मेथेनॉल, ठीक है, सॉरी बच्चों मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल प्रोनाउंसिएशन आप सही से करेंगे ना, सवाल आपका गलत हो जाएगा। मेथनॉल, तो मेथनॉल जो बच्चों होता है वो होता है मैथ का मतलब एक कार्बन से बना हुआ है, और ऑल का मतलब उसमें OH लगा हुआ है। ठीक है, CH3OH होता है मेथनॉल। ठीक है, अगर आपको IPSC की जानकारी है तो आप फटाक से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है मेथेनल, मेथेनॉल में भी सिंगल कार्बन होगा। ठीक है, और नल यानी Al लगा है, तो Al के लिए होता है बच्चों CHO। ठीक है, CHO ग्रुप जब रहता है तो Al लगता है यानी नल। ठीक है, अगला है बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल मतलब डबल कार्बन लगा है, C2H5OH। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। और अगला है हमारा इसमें एथेन। तो एथेन 2 कार्बन का होता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सॉरी C2H6, ठीक है, C2H6 ये एथेन होता है बच्चों, ठीक है। तो ग्रुप्स को मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके से ग्रुप आपके पास आ रहा है तो ये होता है अल्कोहल, ठीक है, AlCOHOL एल्कोहल, ठीक है, नोट कर लेंगे। अगर इस तरीके का ग्रुप आपसे पूछा जाता है तो ये होता है एल्डिहाइड, ALDEHYDE एल्डिहाइड, ठीक है। अगला है बच्चों, अगर इस तरीके से ग्रुप आता है COOH, ठीक है, अगर इस तरीके से ग्रुप आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगला है बच्चों, अगर इस तरीके से ग्रुप आता है CO करके, ठीक है, तो ये कीटोन होता है KETONE। और अगला है बच्चों O करके अगर ग्रुप आपके पास आता है तो ये होता है ईथर, ETHER, ठीक है बच्चों। तो ग्रुप से इतने होते हैं, अगर इतना आप याद कर लेंगे तो पक्का अगर ग्रुप से सवाल बनेगा तो इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा अगर एग्जामिनर को जो भी सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इतने ग्रुप्स को आप फटाफट से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा सवाल है, लिखा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH होता है, ठीक है। pH के लिए आप एक डाटा याद कर लेंगे या वैल्यू याद कर लेंगे। अगर pH का मान होता है = 7, ठीक है, तो ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा, वो होगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन, ठीक है। अगला जो पॉइंट बच्चों इसमें, अगर pH का मान होता है, अगर pH का मान ग्रेटर देन या हिंदी में कहते हैं बड़ा होता है 7 से, ठीक है, तो ये होता है क्षारीय। क्या होता है बच्चों? क्षारीय, ठीक है, बेसिक कहते हैं इंग्लिश में। और अगर pH का मान होता है 7 से कम, pH लेस देन इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में कम बोलते हैं 7 से, तो ये होता है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय होता है, ठीक, ये अम्लीय होता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेते, अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। तो तीनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। सबसे पहले आप सोचिए H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड, उसके नाम में एसिड लगा है, ठीक है, यानी अम्ल है, तो अम्ल का pH अभी मैंने बताया 7 से कम होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं आप। इसमें लिखा है 0 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 7 से कम, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है 7 से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। असुविधा के लिए खेद है बच्चों, लाइट थोड़ी चली गई थी इसलिए से थोड़ा परेशानी हुआ, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने एक श्रेणी बनी हुई है बच्चों। हम लोग ये बनाते इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि वीडियो की टाइमिंग जितनी भी कम की जा सके उतना पॉसिबल जितना हो सके, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइमिंग लगेंगे इसमें बनाने में, ठीक है। तो समझते चलते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, वैद्युत रसायन श्रेणी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे टॉप पे होते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन को किसी भी एलिमेंट से निकाल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से जो ऊपर जितने भी होते हैं ये सब क्रियाशील होते हैं, और ये हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सभी को किसी न किसी रिएक्शन में अगर आ जाएं तो नीचे वाले एलिमेंट को हटा देंगे उसकी जगह से, ठीक है। तो इसी पे सवाल पूछा था, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, वो ठीक हो, याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? विस्थापित मतलब निकालना, इस बारे बच्चों नहीं कर सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, ठीक है। तो देख लीजिए, विस्थापित कौन नहीं कर सकता है? जो हाइड्रोजन के नीचे रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले निकाल लेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आया होगा आपके ऑप्शन में, देख लेते हैं। तो इसमें से पहला है आयरन, आयरन तो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये निकाल देगा हाइड्रोजन को। जिंक, जिंक भी ऊपर है, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे भी नहीं होगा। लास्ट कहाँ पर दिया है, कहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन से नीचे, तो निकाल देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है।
देखिए बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसमें कोई स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब जैसे अवस्था, जैसे बर्फ है तो पानी बन रहा है, तो यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है, ठीक है। और कह सकते हैं जैसे इसमें कुछ ऑप्शंस में भी दिया है, जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना। मतलब कहने का मतलब है, क्वथनांक मतलब होता है बच्चों जिस पे जल उबलने लग जाए, यानी भाप बनने लगे, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, द्रव से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और दूसरा बर्फ का पिघलना, तो ठोस से द्रव में बदल ही रहा है, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। जल में लवण का घुलना, तो देखिए लवण का मतलब होता है साल्ट, नमक, जो आपके घर में होता है, ठीक है। तो वो ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन अगर जब आप पानी में घोल देंगे तो अभी लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी भौतिक चेंज हो गया। और लास्ट जो होता है एलपीजी का दहन, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला लिखा बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अभी पीएच मान के बारे में मैंने बताया कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 0 होगा, क्योंकि जल जो है ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है। अगला बच्चों लिखा है, बहते हुए रक्त, रक्त मतलब ब्लड, खून, ठीक है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन है खाने का सोडा। चलिए इसी के साथ साथ बच्चों एक चीज हम और रिपीट करते चलेंगे, ठीक है। खाने का सोडा, खाने के सोडे का फार्मूला क्या होता है? आप लोग नीचे कमेंट में करेंगे, ठीक है। कमेंट में लिखेंगे कि खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगला इसमें दिया है, हाँ देखेंगे ध्यान से, अगला इसमें है नौसादर, ठीक है। नौसादर का भी लिखेंगे सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगला है धावन सोडा, धावन सोडा का भी सूत्र जरूर से लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो नहीं रहे हैं, तो लिख के जाना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिटकरी, फिटकरी तो आप सभी जान रहे होंगे, जैसे सेविंग वगैरह में जो यूज में आता है, ठीक है, वही फिटकरी है, ठीक है। तो फिटकरी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी जैसे देखिए जब सेविंग कर लेते हैं तो सेविंग करने के बाद फिटकरी ही लगाते हैं ताकि जो कहीं कटा फिटा रहे वहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो जम जाए, ठीक है। तो इसीलिए फिटकरी का यूज किया जाता है सेविंग करते समय, ठीक है। अगला है उपखंड गा, ठीक है, ये बायो का पार्ट है बच्चों, ठीक है। इसको देखते हैं, लिखा है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश क्या होता है बच्चों? परागकोश होता है, अगर आप एक फूल लीजिए तो उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे होते हैं, ठीक है, 4-5 की संख्या में होते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं इसको पूरे को कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर के इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं परागकोश, जो कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसका हम बड़ा संरचना देखें और इसके अंदर होता है बच्चे छोटे छोटे परागकण, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं, ठीक है। तो परागकण होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है इसके अंदर होता है पहला है बाह्यदल, तो बाह्यदल नहीं होगा। बाह्यदल क्या होता है बच्चों? बाह्यदल वो होता है, कैलिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, फूल के सबसे बाहरी हरा वाला पार्ट, अंडाशय, ओवरी, ये भी नहीं होगा। परागकण, ठीक है, तो परागकण आपका सही हो जाए, इसमें बीजांड भी नहीं होगा, ठीक है। पादप, पादप का मतलब होता है बच्चों पौधों में। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का एक ही काम होता है बच्चों कि जल का संवहन, संवहन का मतलब जल को, जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर लेके जाना पौधे के अन्य भागों तक, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भोजन का संवहन जो होता है बच्चों, सेकंड ऑप्शन, ये फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। बाकी उस सजीव पदार्थ का जो संवहन होता है ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी सभी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है बच्चों, ठीक है। तो जल्दबाजी में देखो कभी कभी हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जल्दबाजी में कहते हैं सोचने का कार्य, तो सही है, सोचने का काम करता है, पहला सही हो गया, बाकी हम देखते नहीं है, ठीक है। और यही हमारा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस रखना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो देखिए पहले आप कोई भी सवाल हो, चारों ऑप्शन उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले जब आप पेपर करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि इसमें से जो 15 मिनट्स हैं वो विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो उसका यूज जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन हो जाएगा सोचने का कार्य, वो तो करता ही हमारा दिमाग, ठीक है। शरीर का संतुलन ये भी बनाता है, ठीक है। शरीर का जो संतुलन होता है ये भी बनाए रखता है आपका जो ब्रेन है। हृदय स्पंदन, जो हार्ट बीट है कम तेज, ये भी करता रहता है, ठीक है। सभी कार्य, तो इसमें से सब हो जाएंगे, पहला खाली नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। अगला है समजात अंगों का उदाहरण। देखिए बच्चों समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग वो होते हैं जिनकी ऑरिजिन एक जैसी होती है, मतलब ऑरिजिन मतलब जहां से वो अंग निकलते हैं वो जगह सेम होती है, लेकिन जो अंग होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। इस प्रकार के अंगों को हम लोग कहते हैं समजात अंग, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसमें लिखा है
हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब अगला पैर होता है जो कुत्ते का, ठीक है। तो ये समजात अंग होते हैं, ठीक है। अगला हाथी दांत तथा हमारा दांत तथा हाथी का दांत, ये भी समजात अंग होते हैं। ऑरिजिन इनकी एक जैसी होती है लेकिन काम अलग होता है, ठीक है। अगला है आलू तथा घास, इनकी भी ऑरिजिन एक ही जगह से होती है लेकिन काम अलग अलग होता है, ठीक है। और चौथा उपरोक्त सभी, तो बच्चों इसमें से सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है बच्चों, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मतलब जो हम लोग हैं मनुष्य, ठीक है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, तो आपको बहुत पहले से पता है, नहीं पता तो जान लेंगे। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है इस तरीके से, जल्दी से देख लेते हैं। जो हमारा हार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर बच्चों 4 चैम्बर्स होते हैं। ये होता है RA, ठीक है, राइट एट्रियम ये होता है RV, राइट वेंट्रिकल ये होता है LA, लेफ्ट एट्रियम ये होता है LV, ठीक है बच्चों। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। लिखा है मास्टर ग्रंथि है, तो जैसे आपको मतलब हार्मोन्स वगैरह के बारे में अगर पढ़ाया गया हो तो उसमें बताया गया होगा, और नहीं बताया गया तो यहाँ पे जान लेंगे, ठीक है। मास्टर ग्रंथि पहला है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है एडिनल ग्रंथि, तीसरा है पीनियल ग्रंथि, चौथा पीयूष ग्रंथि। तो बच्चों इसमें से पीयूष ग्रंथि जो सही हो जाएगा। इंग्लिश में प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथि नाम होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है बच्चों, बडिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। ये ईस्ट के अंतर्गत होता है जो मुकुलन होता है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चे, इससे पहले आप एक बात जान लेंगे, इसमें से जो सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसको हम लोग अगर करते हैं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप देख के जाइए, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस कहने का मेरा मतलब है, जैसे इसमें उपखंड में का में दिया गया है चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें लिखा है एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट, श्यामपट्ट जान रहे हैं ना, श्यामपट्ट नहीं जान रहे हो, तो ब्लैक सा होता है जी, छोटे छोटे रहे होगे तो चाक से लिख रहे होते उस पर, ठीक है। तो वही श्यामपट्ट, ठीक है, पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, ठीक है। कोई छात्र है पढ़ने वाला, ठीक है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए अक्षरों को सही से नहीं देख पा रहा है। तो इसके आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है उसके आँख में कौन सा दोष है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि अगर वो दूर की चीज़ उससे अगर नहीं दिखाई दे रही है, बताओ कौन सा दोष होगा। अगर दूर की चीज़ उसे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कौन सा दोष होगा, बोलो। दूरदृष्टि दोष, बहुत मारूंगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, ठीक है। उसके आँख में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब बच्चों कि पास की चीज़ें साफ दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये जो वर्ड है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब आप उल्टा निकालेंगे, ठीक है। तो इसके आंखों में होगा निकट दृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। बस इसमें ऐसे आपको लिख देना है। आपका कितने नंबर का, 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है, ठीक है बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कोहरा, कोहरा तो जान ही रहे हैं, फॉग, ठीक है, जो ठंडियों के सीजन में होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है, मतलब लगाना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए जो ये होता है मतलब सोडियम प्रकाश, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है। तो कुछ इतना होता है, ठीक है, इसका जो होता है तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। तो तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होने से मतलब क्या होता है बच्चों कि जिस भी लाइट की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इधर उधर मुड़ती या फैलती नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर इस लाइट को कोहरे में मारा जाए या जलाया जाए तो जो कोहरे के कण होते हैं ये उनसे टकरा के इधर उधर नहीं जाती, सीधा निकल जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर एक कोहरे का कण है, अगर कुछ ये कोहरे का कण इस तरीके से है, ठीक है, तो अगर यहाँ से इस लाइट को जलाया जाए तो ये बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और जब लाइट सीधे निकल जाएगी तो लाइट से तो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। और इसकी जो कलर की लाइट होती है पीली होती है,
और इसमें एक वर्ड और आता है बच्चों, कला संबंध। ठीक है, कला संबंध का मतलब ये विभक्त नहीं होती, मतलब बढ़ती नहीं है, वही कहने का मतलब है ये लाइट जो होती है बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लगाया जाता है बच्चों, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है और ये कोहरे के कणों से टकरा के विचलित नहीं होती है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आ जाते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तीसरे नंबर का सवाल है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, तो देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंपलीफाई आसान बनाने के लिए मैंने इसका एक और डायग्राम बनाया है बच्चों। ठीक है, देखिए जब भी आपको रेजिस्टेंस का डायग्राम मिले तो जहां तक पॉसिबल हो सके इसको सबसे इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए इसमें 2 छोर होंगे, एक ये वाला छोर होगा प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल। ठीक है, इसको कहते हैं प्लस टर्मिनल, इसको कहते हैं माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को पकड़ के से खींच दो। ठीक है, खींचने का मतलब समझ रहे हो। अच्छा, आप लोग जब छोटे रहे होंगे, ठीक है, तो एक ऐसे ऐसे करके करने वाली पेन आ रही होगी, ऐसे 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 करके, किए हो कि नहीं किए हो, किए हो ना। ठीक है, झूठ मत बोलना। ठीक है, तो देखो हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जब तक हमारा मन नहीं भर जाता था तब तक करते थे। ठीक है, तो हम लोग जब उससे भी नहीं भरता था तो क्या करते थे, उसका निकाल करके उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती थी, पकड़ के खींच देते थे। अब पता नहीं आप लोगों को क्या मजा मिलता था, पर खींच देते थे, खराब हो जाता था। ठीक है, हम लोग सोचते थे दोबारा ऐसे करने से हो जाएगा, नहीं सही होता था। ठीक है, तो जैसे उसको खींचते थे ऐसे इसको भी खींच दो। ठीक है, मान लो स्प्रिंग लगा हुआ, खींच दो। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से इसको खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर आप देखो ये इसका ये वाला टर्मिनल है, ये वाला। ठीक है, और ये इसका ये वाला टर्मिनल है, तो मैंने यहाँ से ऐसे करके उठा के, ऐसे ध्यान से देखेंगे, ऐसे करके उठा के खींच दिया है। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया बच्चों। चलिए अब आपको काफी इजी ये लगेगा। ठीक है, कैसे, जैसे आप श्रेणी क्रम या समांतर क्रम तो जान ही रहे होंगे। श्रेणी क्रम में अगर रहता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, समांतर क्रम में रहता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो दोनों दिख रहे हैं और ये भी तीसरा, ये समांतर क्रम में है, लेकिन ये वाला और ये वाला कैसा आपको दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अगर ये आपको श्रेणी क्रम में दिख रहा है, इसको हम इजिली कर सकते हैं, केवल काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा 3 2 5। ठीक है, तो इसको मिटा के हम सिंपल सा 5 ओम का लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिटा के हम लोग सिंपल सा 5 ओम का लिख लेते हैं। ठीक है, 5 ओम। ठीक है, अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, ये तीनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में निकालना तो आपको आता होगा, फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो। चलो ट्राई करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब अगर समांतर क्रम में मिल जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इन तीनों का मान यहाँ पे रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1, कुछ भी किसी का मान लो। ठीक है, तो हम पहले रख लेते हैं 5 ओम प्लस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 10 ओम, तीसरा भी क्या हो जाएगा 10 ओम, 1/10। बस आगे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आता होगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, लासा। ठीक है, तो लासा निकालना आता होगा। ठीक है, चलिए अगर जिनको नहीं आता हम फटाक से किनारे निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 10 10, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 5 5 5, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम या लासा जो भी कह लीजिए। ठीक है, फिर 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट। ठीक, तो इसका एलसीएम हो गया 10। हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें कर देंगे भाग। ठीक है, 5 से इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, प्लस भाग 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा। ठीक है, भाग 1 आएगा, 1 के 1 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे बच्चों, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4/10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, ये आया हमारा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट, इसको हम अगर हम सीधा करते हैं, ठीक है,
ये आर इक्विवेलेंट आया। इसको अगर हम आर इक्विवेलेंट करते हैं तो ये हमारा मान ये भी उल्टा हो जाएगा, 10/4 आएगा, ये कट भी जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आ गया। तो तीनों हम मिटा के केवल कितना लिख देते हैं 5/2 ओम। ठीक है, इन तीनों को हम लोग मिटा के लिख देते हैं 5/2 ओम। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे 5/2 ओम। ठीक है, अब इसको आप इजली कर सकते हैं। ठीक है, तीनों किस में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। ठीक है, तो क्या जोड़ लेंगे 1.5 हो जाएगा, फिर 1.5 प्लस 5/2, इसका कैलकुलेशन कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा 1 + 5 + 5/2। ये सब कैलकुलेशन तो आप लोग को फटाफट से आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। हाँ, ध्यान से देखेंगे तो इसका हर हमें बराबर करना है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, एलसीएम इसका 2 आएगा। ठीक, फिर 2 से 1 डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें करेंगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 में 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/2, इसका 4 आएगा। यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो आया 4 ओम का। ठीक है, अब हमें आर का मान मिल गया है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। हाँ, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आर का मान 4 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा वी का मान दिया, आई का मान, फार्मूला तो आपको पता है V = IR। ठीक है, तो हमको इसमें किसका मान पूछा, आई का। ठीक है, तो आई का मान, आई को हम इधर कर लेंगे। ठीक है, V/R हो जाएगा। ठीक है, V का मान कितना रख देंगे, V का मान रख देंगे 12 वोल्ट। ठीक है, और R का मान कितना हो जाएगा, 4 आया हमारा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इस जो परिपथ है ये, इसमें 3 एम्पियर की करंट दौड़ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ बच्चों, आगे आते हैं। तो अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप AW में कर लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला इसमें दिया है बच्चों, निम्नलिखित यौगिकों का IPSC नेम। ठीक है, तो ये तो फटाक से हम लोग कर लेते हैं इसको। ये पक्का से पक्का आएगा बच्चों IPSC, आप भूल के मत जाइएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। CH3COOH, बहुत सिंपल से होते हैं ये। और दूसरा जो हमारा है वो है HCHO। ठीक है, दोनों का IPSC मैंने इससे पहले लेक्चर डाला, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन का जो संख्या है वो 2 है, तो 2 के लिए हम लोग लगाते हैं एथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ETH। ठीक है, एथ। ठीक है, और 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसमें हम लोग E- करते हैं। ठीक है, तो E अगर हम माइनस करेंगे तो ये कुछ ये बनेगा। ठीक है, एथन, ETHAN। ठीक है, और इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं बच्चों ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड। तो बच्चों जो नाम आ जाएगा एथेनोइक एसिड, ETHANOIC, एथेनोइक एसिड। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको फटाक से। अगला देखते हैं बच्चों HCHO। ठीक है, इसका नाम देखते हैं हम लोग। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा, मेथेन, METHANE, मेथेन। ठीक है, और देखिए इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, CHO। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, E को माइनस कर देंगे, तो ये कुछ ये बनेगा METHAN, मेथन। ठीक है, और इसमें प्लस कर देते हैं जब CHO रहता है Al। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेथेनल, METHANAL। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, मेथेनल। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें, बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा उपयोग लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए जो बेकिंग सोडा बनाया जाता है, ठीक है, वो NaCl का जो ठंडा जल होता है, ठीक है,
NaCl के ठंडे जल को अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के, ठीक है, गर्म करने पर बेकिंग सोडा हमें मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका नाम होता है NaSCO3, ठीक है। इस एरो का मतलब होता है बच्चों कि ये नीचे इसका प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। या एक मेथड हमारे पास और होता है कि सोडियम कार्बोनेट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा बेकिंग सोडा बनाने की जो प्रोसेस होती है ये 2 तरीके से बनती है बच्चों। इसका जो उपयोग होता है बच्चों वो खाने में किया जाता है। जैसे इसका जो नेचर होता है बच्चों क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय होने की वजह से क्या करता है, हमारे पेट में जब कभी एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसको ये दूर करता है। बाकी इसका यूज अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं, ठीक है, आग बुझाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो और भी कई सारे इसके यूज हैं, तो 1-2 आप पढ़ के जाएंगे, 1-2 आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये जिंक चूर्ण का मतलब होता है बच्चों पाउडर, जिंक का पाउडर को अगर डाइल्यूट, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी बहुत फीका है, ठीक है, इसमें मिलाया जाए जिंक को तो ये बनता है जिंक सल्फेट और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसा आपको मैंने अभी एक सीरीज बताया था उसमें ये जो जिंक होता है ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। बाकी दूसरा है 2NaO, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है, वाटर से रिएक्शन करके बनाएगा 2NaOH, ठीक है, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। तो नोट कर लेंगे इसको बच्चों। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बीच का हमें छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से, ठीक है। तो हम लोग बाय वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, उपखंड गा पे, ठीक है। इसमें लिखा रंध्र स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है बच्चों, आपको मैंने बहुत पहले बताया था क्लास में या फिर यहाँ भी जान लीजिए। स्टोमेटा वो होता है बच्चों जो पत्तियाँ होती हैं उसके नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता ये होती है बच्चों कि इसी के जरिए पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी उपयोगिता, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दंत क्षरण क्या होता है बच्चों, स्पष्ट कीजिए, इसमें लिखा है। तो देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो खाना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुक्रोज ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, और उनको खाने के लिए हमारे मुंह में ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे मुंह को धीरे धीरे मतलब जब वो भोजन को खाते हैं तो एसिड निकालते हैं, ठीक है, और उस एसिड से हमारा जो दांत होता है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। सबसे पहले इस एसिड से बच्चों हमारे दांत के ऊपर एक पदार्थ पाया जाता है इनेमल, काफ़ी कठोर होता है, हमारे हड्डी से भी कठोर होता है। अगर पूछा जाए हमारे मतलब शरीर की सबसे मजबूत चीज़ कौन सी है तो इनेमल है बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इनेमल ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले इनेमल को नष्ट करता है, जो इसका एसिडिटी होता है, मतलब कह सकते हैं जो बैक्टीरिया खाना खाता है उससे जो एसिड सिक्रेट होता है वो इनेमल को नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं उसमें गड्ढे बनने लगते हैं बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और जब गड्ढे बनते हैं धीरे धीरे गड्ढे ज़्यादा गहरे होते होते हमारी जो कह सकते हैं मांस होती हैं या पल्प कैविटी अंदर के भाग को कहते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है और धीरे धीरे करके पल्प को सड़ाने लगते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम लोग के दांत में काफ़ी ज़्यादा होल्स हो जाता है और धीरे धीरे करके दांत सड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रोसेस को ही बच्चों हम लोग कहते हैं दंत क्षरण, ठीक है। और अगर एक बार इनेमल नष्ट हो जाता है फिर अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे दांतों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, जिसको झंझनाहट बोलते हैं, दांतों का झंझनाहट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो यही दंत क्षरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं। इसका एक नामांकित चित्र बनाए, तो चित्र तो आप लोग बना लेंगे, हमारे पास तो फिलहाल इतना टाइम है नहीं कि हम चित्र बनाए, ठीक है। समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया होती है जिसका जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण जो होता है हमारे स्पाइनल कार्ड मेरु रज्जु के कंट्रोल में होता है, अंडर में होता है, ठीक है। वो हमारा ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम कहीं बैठे हों अचानक से कोई शरारत करना चाहे हमारे साथ, हमारे हाथ में पिन चुभा लिया
तो हम उसको देखेंगे थोड़े कि पिन चुभाया तो हटाए कि ना हटाए, तुरंत हटा लेंगे, ठीक है। या फिर अचानक से तेज़ रोशनी हमारे आँखों में आती है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। अगर तेज़ कहीं आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हमारी जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल्स है बच्चों, तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो अगर ऐसा आप लिख देंगे सारा का सारा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन बच्चों वो होता है कि जैसे पेड़ पौधे से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे लकड़ियाँ हो गई, औषधियाँ हो गई, ठीक है। कह सकते हैं प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती हैं सब प्राकृतिक संसाधन से ही मिलती हैं। और भी कई सारे रबर मिलता है हमें, ठीक है, और रेशा मिलता है जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह मतलब बनाते हैं, ठीक है। ढेर तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं बच्चों। और इसका जो यूज मतलब हमारे मानव समाज में क्या लाभ होता है, इसका बहुत सारा लाभ है बच्चों। एक डाटा निकाला गया था, उसमें बताया गया शायद 2 या 3 बिलियन जो लाभ हमें देता है प्रकृति ही देता है। तो तरह तरह के तरीके से, जैसे लकड़ी बीना हो गया, लकड़ी हमें मिलती है पेड़ों से, दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। और भी हम कह सकते हैं कि दवाइयों के अलावा रेसे मिलते हैं, तरह तरह के रबड़ बनाया जाता है। तो ये सभी लाभ हो गए समाज पे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, लास्ट है हमारे बच्चों, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र तो बनाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चित्र आप लोग एक बार देख लेंगे इसका कैसे कैसे क्या होता है, या फिर नेफ्रॉन वगैरह का आप डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, पेपर में आने की संभावना है, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर में अच्छा नंबर आए, ठीक है। आप पूरा अच्छे से अपना पेपर दीजिए, ठीक है। जो शुरू के 15 मिनट्स होते हैं अपने पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई आंसर करिए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।